आज का जो एपिसोड है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पास्ट है, इसमें प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। अब 1 मिनट का टिकटॉक वीडियो में सब कुछ थोड़ी ना समझा सकते हैं। जब मैं छोटा था तो हमारे मिडिल क्लास जिंदगी में एक हाई पॉइंट होता था जब मेरे चाचा अमेरिका से परिवार समेत हमसे मिलने आते थे। उनके साथ आते थे ये बड़े बड़े सूटकेसेस जिसमें होते थे हमारे लिए गिफ्ट्स। उनके आने से ज्यादा तो मुझे उन सूटकेसेस का इंतजार रहता था। कभी वॉकमैन, कभी कैसियो का डेटा बैंक, कभी टेलीस्कोप और ढेर सारे रिगलीज च्युइंगम और एमएनएम्स। चाचा जी 1970s में आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करके अमेरिका चले गए थे। पेरेंट्स से बचपन से ही एक इंप्रेशन मिलता आया था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कि जिंदगी में अगर कुछ अच्छा बनना है तो पढ़ाई करनी होगी, आईआईटी जैसा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा और विदेश जाना होगा। उनके नजरिए से देश हमारा एक संकट से दूसरे संकट में ही फंसा रहता था। कुछ पूंजीपति बहुत ज्यादा अमीर थे, मिडिल क्लास हमेशा नौकरी ढूंढ रहा होता था और गरीब सड़कों पर। देश की आर्थिक अवस्था हमेशा आईसीयू पे ही रहती थी। पर 1991 में कुछ बदला। जब देश को पैसों के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा विदेश में, तब सरकार को अकल आई। पीवी नरसिम्हा राव सरकार विद मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने देश की इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन किया। सिंपल भाषा में कहें तो आत्मनिर्भरता खत्म, लाइसेंस राज का कुछ हद तक अंत हुआ और देश दुनिया के साथ व्यापार करने लगा। एमएनसीज आई हमारे देश में, स्पेंडिंग बढ़ी, नौकरियां बढ़ी, देश की इकोनॉमी तरक्की के रास्ते पर तो निकल पड़ी। और 90s के दशक में एक ऑप्टिमिज्म बनने लगा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। जब तक मैं कॉलेज पूरा किया मैंने, तब तक बहुत सारे सेक्टर्स जैसे एफएम रेडियो सेक्टर वो लिबरलाइज हो गए। तो मैं बन गया एक रेडियो जॉकी और फिर उसके बाद नए न्यूज चैनल्स की बाढ़ आई और मैं बन गया एक एंकर रिपोर्टर। एक सपना था जो बचपन से, वो मैंने पूरा किया। 23-24 की उम्र में अपना डेली न्यूज शो भी था मेरा। हालांकि मीडिया सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एमबीएस की गगनचुंबी टेक होम पैकेट से बहुत कम होता है, लेकिन पहली बार हमारे जनरेशन को ऐसा लगने लगा कि हमारे पेरेंट्स गलत थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा देश है, ये देश बनेगा सुपर पावर। हमारी जिंदगी, हमारे जनरेशन के अंदर अंदर जो वो लाइफस्टाइल हमारे चाचा जी की थी अमेरिका में, वो मेरी होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे नेता लोगों ने हमें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही हम चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी को भी टक्कर देंगे, मुंबई बनेगा शंघाई। यह था हमारा 2000s का सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, जब आईआईटी से लोग ग्रेजुएट करके अमेरिका नहीं जा रहे थे, यही अपना स्टार्टअप चालू कर रहे थे, बल्कि रिवर्स ब्रेन ट्रेन हो रहा था। जो लोग सालों पहले इंडिया से 9-2-11 हो गए थे, अब वो वापस आ रहे थे। कट टू टुडे, हजारों एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और लाखों प्रोफेशनल्स देश से पलायन कर रहे हैं। इमिग्रेंट शब्द से नफरत करने वाला न्यू इंडिया आज दुनिया का नंबर 1 देश है इमिग्रेंट्स भेजने में। देश की आर्थिक अवस्था आईसीयू में तो पहले से थी, अब वेंटिलेटर पे चली गई है। देश एक संकट से दूसरे संकट के बीच में फंसा हुआ है। वही सेम स्टोरी, कुछ पूंजीपति बहुत अमीर, मिडिल क्लास हमेशा नौकरी की तलाश में भटक रहा है जो है नहीं, और गरीब तो खैर सड़कों पर है ही। किसानों की आमदनी डबल हुई नहीं, देश की जीडीपी डबल हुई नहीं, लेकिन पिछले ही साल देश के गरीब डबल हो गए। जिस देश को यूनिटी का प्रतीक माना जाता था, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता था, आज वो बुरी तरीके से बटा हुआ है। जिस देश को सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता था, आज कुछ ही सालों में फ्लॉड डेमोक्रेसी, पार्शियल डेमोक्रेसी, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी से जाना जाता है। कुछ ही साल पहले हम सिस्टम को और उसको चलाने वाले को खुल के कोसते थे, खुल के गाली बक सकते थे, आज वो पॉसिबल नहीं है। जिस प्रेस को वाइब्रेंट एंड थ्राइविंग माना जाता था, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा था, आज वो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग के बेसमेंट पे बैठा हुआ है और बेसमेंट खोद रहा है, अपनी कबर वहां खोद रहा है बेसमेंट के अंदर। जिस जुडिशियल सिस्टम को रोबस्ट बोला जाता था, आज वो कॉमेडियंस और कार्टूनिस्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहा है, और दूसरी तरफ उसके पास टाइम नहीं है क्रिटिकल मैटर्स सुनने के लिए, हेबस कॉर्पस पिटीशन सुनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ सुनने के लिए। कुछ ही सालों में हम यहां तक कैसे पहुंच गए? हमें भक्ति की अफीम की लत इतनी बुरी तरीके से कैसे लग गई? मोदी के 7 सालों में देश इंटरनेशनल राइजिंग स्टार से इंटरनेशनल जोक कैसे बन गया? इंडिया ग्लोबल रेस में इतना पीछे कैसे रह गया कि चाइना तो दूर की बात है, हमारा पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से कम हो गया। हम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को टर्माइट बोलते रहे और उन्होंने हमसे ही ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। अब तो कोई ये भी नहीं बोलता है मुझे गो टू बांग्लादेश। हमने अपना रास्ता कैसे खो दिया? क्या हमें गुमराह किया गया है, या हम जानबूझ के तरक्की के हाईवे को छोड़कर झूठ, नफरत और घटिया सोच के पगडंडी पर चलने लगे?
देश की आर्थिक व्यवस्था यूपीए के टाइम से ही डगमग डगमग कर रही थी, खासकर कि मनमोहन सिंह के आखिरी 3 साल जब सरकार से काम की कम स्कैम की खबर ज्यादा आती थी। यह वो समय था जब एक पॉलिसी पैरालिसिस ने सरकार को जकड़ लिया था। उधर मीडिया और ऑपोजिशन ने यूपीए को घेर लिया। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी की छवि को चूर चूर किया जा रहा था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, ड्राइंग रूम में, और वो कुछ ना कर पाए। वुमेन सेफ्टी, पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, जॉब्स, इश्यूज की तो कोई कमी थी नहीं बीजेपी के पास। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का मीडिया, सोशल मीडिया सैवी पर्सोना। 2014 का चुनाव तो तय था। लोगों को भी विकास का जो वायदा था वो काफी पसंद आया। विदेश से काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए हमको सबको मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे और करप्शन जाएगा। लेकिन बीजेपी का जो मेगा कैंपेन था सपोर्टेड बाय द आरएसएस, वो 2 लेवल पर खेला गया। इसको एक्चुअली आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो। लेवल 1 जो पब्लिक फेसिंग कैंपेन था वो विकास का था, गुड गवर्नेंस का था, डिजिटल इंडिया का था, मेक इन इंडिया का था, नेपोटिज्म फ्री इंडिया का था, चाय वाला एमिंग टू बी पीएम एस्पिरेशनल कैंपेन था। लेवल 2 था जो अंडरलाइनिंग कैंपेन था, जो डार्कर कैंपेन था, वो था आइडेंटिटी का, कि खतरे में हैं हम सब और एक ही आदमी हमें बचा सकता है। देश को अपनी प्राचीन गौरव को रीएस्टैब्लिश करने के लिए एक ही पार्टी वो काम कर सकती है और एक ही तरीका है ये सब रोकने का जो कुछ गलत हो रहा है देश में, और अखंड भारत बनाने के लिए वो सपना सिर्फ आपके एक वोट से पूरा हो सकता है। और हां, भूलने की बात नहीं है, $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज, वो भी डेफिनेटली फीड किया गया था इस कैंपेन में। 2014 में जिन लेवल 1 मुद्दों पे बीजेपी ने वोट बटोरे, उनका तो कुछ नहीं हुआ। विकास आज कहां है उसे खुद ही पता नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत हेट तो बनता है, बाकी पता नहीं क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन लेवल 2 जो अंडरलाइनिंग और जो डार्कर कैंपेन था, उसके सारे वायदे पूरे किए गए हैं या पूरे हो रहे हैं। मंदिर वहीं बन रहा है, सीएए का इंप्लीमेंटेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं, टर्माइट आए हैं, उनके लिए डिटेंशन कैंप्स बन रहे हैं। जिन लोगों को सबक सिखाना था उनको सबक सिखाया जा रहा है, उनको उनके कपड़ों से, उनको नामों से, उनके कागजों से पहचाने जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स आर्मी की मदद से पीछे ढकेल दिया गया है। कश्मीर से 370 हटा के उसे अपना बना लिया है। अब तो सुनने में यह भी आया है कि भाई है पीओके इज नेक्स्ट, हैशटैग अखंड भारत। इन सब से बहुत लोग बहुत खुश हैं, गलत मत समझिएगा। इसीलिए तो 2019 में मोदी और भी ज्यादा बहुमत से वापस आए और 2024 में भी इसीलिए दूर दूर तक कोई दावेदार अभी दिख नहीं रहा है। शायद इसीलिए सरकार भी काफी कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, महामारी के चलते, कोरोना महामारी के आते फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, लोग संकट में हैं, लेकिन 3 साल बाद तो आएंगे हमारे पास ही ना। अरे भाई, इफ नॉट मोदी देन हु? देश और सभ्यता की रक्षा और कौन कर सकता है? अब आपको लगेगा कि यार ये सब फिजूल बातें हैं अभी। अरे भाई, आपको फिजूल लगते हो, लेकिन यही बात सच है। देशवासियों के लिए ये जो हाइपर नेशनलिज्म, ये रिलीजियस आइडेंटिटी, ये माइनॉरिटी से नफरत करने वाला जो अफीम है ना, उसकी लत लग गई है। और ये ऐसा नशा है जिससे कुछ समय तक तो बहुत अच्छा हिट मिलता है, बहुत मजा आता है, लेकिन होश आने के बाद भी ये आसानी से छूटता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये नशा बहुत महंगा पड़ता है, जैसे कि रियल लाइफ ड्रग्स में भी। और ये जो महंगाई है, ये देश पर कितना महंगा पड़ा है, ये अब हमें समझ में आ रहा है। सही कहा है नसरुद्दीन शाह ने, सवाल यह नहीं है कि बस्तियां जलाई किसने, सवाल यह है कि उसके हाथ में माचिस दिया किसने। माचिस तो जनता ने ही दिया है भाई साहब। तो देखो अब तमाशा, आज हम जल रहे हैं, बटे हुए हैं, कमजोर है। चाइना जैसे देश ये बात समझते हैं और मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अपने ही नागरिकों के साथ लड़ रही है, भिड़ रही है। हम देखिए ना, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, एनजीओ, एकेडेमिया, सोशल वर्कर्स, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जिसने भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाया उसे चुप कराने की कोशिश। जो बात की जा रही है, जो मैसेज किया जा रहा है, उसकी मत सुनो। इसीलिए तो गलती पर गलती, मोहम्मद बिन तुगलक पार्ट 2 चल रहा है यहां। डिमोनेटाइजेशन, देश की अर्थव्यवस्था को नाश करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम। लेकिन अफीम में चूर लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि भाई लॉजिक क्या है, किससे पूछ के किया है, फायदा क्या होने वाला है? लग गए लाइन में देश के लिए, अपने आप को सियाचिन का जवान समझ के। दुनिया ने सोचा कि यार हम बावड़े हो गए हैं। आज जब नोटबंदी फुल ऑन फ्लॉप घोषित हो चुका है, इस पर कोई सवाल नहीं है। फिर जीएसटी, टैक्स रेजिम चेंज कम, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा, मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, देश की दूसरी आजादी हो रही है। बिजनेसमैन ने भी ये नहीं पूछा कि भाई साहब सिस्टम्स कहां है, लॉजिक कहां है, स्लैब्स देखें क्या बनाए आपने, वो भी लगे ताली बजाने। बाद में उन्हीं की बिजनेस का दिवालिया पिट गया। और आज भी
बहुत सारे छोटे मीडियम बिजनेसेस सफर कर रहे हैं या बंद हो चुके हैं, लेकिन जीएसटी अभी भी चले जा रहा है क्योंकि वो तो कानून बन चुका है। फिर सीएए एनआरसी का तमाशा, क्योंकि दुनिया भर में हिंदू खतरे में है तो उनको शरण देने की जरूरत है। फिर एनआरसी जो दुनिया भर से आए दूसरे लोगों को छाटेगा। आप समझ रहे ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे ना। इसके वजह से हुआ हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट, और वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना। तो ऑलरेडी डिसइल्यूजमेंट हो रहा था कुछ लोगों में। फिर आया लॉकडाउन, 4 घंटे में इंडिया जैसे विशाल देश को आपने बंद कर डाला। डीमोनेटाइजेशन पार्ट 2, अच्छा चलो बंद किया, अच्छी बात है, इमरजेंसी था, लेकिन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए आदमी खाएगा कहां, जाएगा कहां। लोगों की और इकोनॉमी की इस बार और भी ज्यादा वाट लगी। कोरोना के फर्स्ट वेव में देश के गरीब डबल हो गए और मिडिल क्लास 3 करोड़ से ज्यादा कम। 1990s के बाद पहली बार हुआ है हमारे देश की हिस्ट्री में कि मिडिल क्लास श्रिंक किया है। कोरोना महामारी के बीच में ही पास किया गया एग्रीकल्चर बिल, जिससे बड़े बड़े पूंजीपति एग्रीकल्चर फील्ड में आ पाएंगे। बिल को पार्लियामेंट में जबरदस्ती ठूसा गया और फिर किसानों के गले में डाला गया। करने की तो कोशिश ऐसी की गई थी, लेकिन इसका नतीजा ऐसा हुआ कि एक ऐसा फार्मर प्रोटेस्ट जिसकी आग अभी भी जल रही है। ऐसे कई और मास्टर स्ट्रोक्स हुए और उससे भी ज्यादा वायदे झूठे साबित हुए, जैसा कि विकास, नौकरी, महंगाई को कम करना, वुमेन सेफ्टी, इकोनॉमी को आगे ले जाना, गंगा मैया की सफाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सबसे बड़ा धोखा हुआ जब लोगों के साथ, जब कोरोना का सेकेंड वेव आया और तबाही मच गई। उस संकट की घड़ी में सरकार बिल्कुल लापता। लोगों को आत्मनिर्भर छोड़ के रखा, वो अपना ऑक्सीजन ढूंढते रहे। हॉस्पिटल बेड की दुहार ट्विटर पे लग रही थी, सरकार से नहीं। आज तक देश के इतिहास में सबसे बड़े संकट के बावजूद ये कहना कि साहब तो ठीक है, ज्यादा बोलने वालों को जेल के अंदर कर दिया। गंगा मां के किनारे हजारों बॉडीज मिल रही हैं, लेकिन जनता भी खामोश है, ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, घर पे बैठी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। सरकार का ये गुरूर, ये एग्रेशन इसलिए भी आता है क्योंकि हमने इसे पनपने दिया है। हमने फैसिज्म, कट्टर सोच और अंधविश्वास को इग्नोर किया है इतने टाइम से। आज वो हमें डसने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल के तौर पे सेकंड वेव को ही ले लो। लोग मर रहे थे, उधर डॉक्टर्स जान प्राण लगा रहे थे लोगों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन रामदेव कहते हैं कि एलोपैथी तो बेकार है, वैक्सीन से कुछ नहीं होता है। उधर प्रज्ञा ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहती हैं कि गौमूत्र पियो मेरे तरह, कोरोना से दूर रहोगे। इसके बाद जब दुनिया हम पर हंसती है तो आईटी सेल आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेगी कि देखो दुनिया हमसे कैसे जल रही है, ये देश के खिलाफ कंस्पिरेसी है, सब जलते हैं हमसे। हाँ भाई, जॉर्ज सोरोस ने ही ये सब करवाया है, क्योंकि वहां इतनी कॉमेडी शो कहां मिलती उनको रात दिन। इस देश और उसके धर्म का मजाक उड़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। आज देश में वैक्सीनेशन के लिए त्राही त्राही मची हुई है, उस देश में जो दुनिया का नंबर 1 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। देश आज संकट में तो है, यह बात भक्त बनर्जी भी मानता है। भले ही भक्ति खत्म ना हुई, लेकिन भाई कोविड से रिश्तेदार खोए हैं, पेट पर लात पड़ी है। तो सवाल यह है कि जो बाकी के लोग बचे हैं, जो अफीम पर नहीं है या फिर जो अफीम छोड़ पाए हैं, वो क्या करें। ये रहे देशभक्त के 8 तरीके। अब आप इसको नुस्खे कह लो, तरीके कह लो, सोल्यूशन कह लो, जो भी कह लो, लेकिन इनमें से कुछ तो अपना लो। अगर सारे 8 नहीं अपना ले हो, शायद देश बच जाएगा। पहले तो ये मान लो कि भैया देश फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। नहीं है भाई, मीडिया की, आपकी सवाल पूछने की शक्ति पर काफी पाबंदियां लग चुकी हैं। कई जेल पे हैं, कई ऊपर केस थोपे गए हैं। तो जब तक सिटीजन सवाल नहीं पूछेगा तब तक कुछ खास होगा नहीं। धीरे धीरे हमारे अधिकार ऐसे ही छिनते जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक महामारी भी आने वाली है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, सवाल पूछो। डबल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही थी, अब डबल डिजिट नेगेटिव में चल रहा है। कंपनियां डूब रही हैं, एनपीएस बढ़ रही हैं, खरबों रुपए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, लोगों को अपने घर नहीं मिल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है इसके बारे में। जो नफरत का अफीम सप्लाई हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। जैसे नो टू ड्रग्स कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन को, वैसे ही नो टू बिगेट्री और हेट कहना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर नेताओं को लताड़ना होगा, नहीं तो नफरत की ये आग जो है ना, ये हमें और हमारे घर वालों सबको जला डालेगी। सरकार के प्रोपेगेंडा से बाहर आना पड़ेगा। सरकार की मानो तो ऑपोजिशन से लेकर रियाना तक सबके पास टूल किट है देश को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। सारी इंटरनेशनल मीडिया बीजेपी को बदनाम करने के लिए तुली हुई है, मिली हुई है। सिर्फ सुप्रीम लीडर सही है, बाकी सब गलत है। यह बात जनता के बहुत लोग ऐसा मानते भी हैं। हमारे सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है पूछो। ईसी, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, सीवीसी, इनसे मांग करो कि भैया अपना काम तो कर लो, एक रीढ़ की हड्डी तो उगा लो। कहा जाता है कि करप्शन कम हो गया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से कौन कितने पैसे किसको दे रहा है सिर्फ सरकार जानती है। सुप्रीम कोर्ट को भी दुहार लगानी पड़ेगी कि वो जनता के हित में केसेस सुने।
कश्मीर से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर न्यू आईटी रूल्स, 2024 तक अगर डेमोक्रेसी का गला कंप्लीटली नहीं घुटवाना है तो सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। हर रोज खबर आती है कि छोटे छोटे बातों के लिए सरकार एनएसए यूएपीए लगा देती है। आपने अगर कुछ किया भी ना हो, आप बेल तक की अर्जी नहीं डाल पाएंगे, इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं। ये बात तो हमें भी सताती रहती है कि हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन नो वरीज, सच बोल रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं। अगर वो भी इलीगल है तो देखा जाएगा, आपका साथ है ना तब तक ठीक है, लेकिन आपको आवाज उठाना पड़ेगा, अपने पर आने पर नहीं, दूसरों पर आने पर भी। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया स्टेट से, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से म्यूनिसिपैलिटी बनाने की कोशिश चल रही है। देश को एक आदमी एक ऑफिस चलाने की कोशिश कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट जो पाकिस्तान में ऑलरेडी किया जा चुका है और उसका नतीजा यह कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। हमें वापस अपना फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कवर करना होगा, ढूंढना होगा, और हां, एमपीज को वोट देना होगा, नॉट पीएम कैंडिडेट। तभी तो टेरर अक्यूज्ड प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग ऑफिस में नहीं आ पाएंगे। एक चीयर लीडर मीडिया के साथ भी ये सारा काम नहीं हो पाएगा। न्यूज के खुराक को अपना बदलिए। ये जो 9 PM का जहर आप ले रहे हो ना हर रात, इसका सेवन छोड़ दो। डिजिटल पब्लिकेशंस की तरफ जाओ जो अच्छा काम कर रही हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, एक्चुअल पत्रकारिता कर रही हैं। मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा है कि शुड वी लूज होप इन इंडिया, हैव यू लॉस्ट होप इन इंडिया। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के बाद भी मैंने पढ़ा है कि इंडिया कैसे सर्वाइव किया और थ्राइव भी किया डेमोक्रेसी। सबसे मुश्किल घड़ी तो है ये हमारे देश के हिस्ट्री में, लेकिन अगर हम अब भी टाइम रहते जग गए, देश को स्टेबल कर पाए, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे देश के लिए। यूएस चाइना ट्रेड वॉर, उसके बीच में इंडिया काफी बेनिफिट कर सकता है। हमारी टेक इंडस्ट्री अभी भी काफी सॉलिड है। हम न्यू एंटरप्राइज को एक्चुअली बढ़ावा दे सकते हैं, बातों से नहीं, एक्शन से, क्योंकि हमारी जो यंग इंडिया है ना, वो काफी एंटरप्रेन्योरल है। अगर लेबर रिफॉर्म्स हमने ठीक से कर दिया तो काफी अच्छा हो जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तरह नहीं। तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर नागरिक को साथ में काम करना पड़ेगा। ये बांट के, हेट करके, गाली गलौज से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेंगे। और ये सब काम सरकार को करने पर मजबूर ऑपोजिशन, मीडिया और कोर्ट्स नहीं करेंगी, जनता की आवाज करेगी। क्योंकि सरकार एक ही चीज से एक्चुअली डरती है, जनता के आक्रोश से। तो भाई थोड़ा आक्रोश दिखा दो, क्योंकि अब नहीं तो कब। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ये एपिसोड थोड़ा सीरियस हो गया, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ दिल की बातें थी तो मैंने कहा भाई किसको बताऊंगा अगर अपने देशभक्त फैमिली को नहीं बताऊंगा। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। मैं तो हमेशा कहता हूं बुरा भी लगा तो बताइएगा, पढ़ने की तो जरूर कोशिश करता हूं। थैंक्स टू कुबेरा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। कोविड का टाइम है, आप भी अपना फाइनेंसेस ध्यान से प्लान करिए। हमें भी काफी झटका लगा है पिछले 1 महीने में, तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। कुबेरा जैसे एप्स हैं, फ्री टूल्स हैं। कुबेरा आप समझिए एक फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, जिससे आप अपनी लाइफ गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा, आपकी गोल समझेगा, फिर बताएगा कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। इस ऐप से आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, और अब फिक्स डिपॉजिट भी आप ले सकते हैं। आप डिफरेंट बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, और जो आपको पसंद है आप वही ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये सब एक्चुअली बनाता है कुबेरा को द बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट ऐप, और वो भी बिल्कुल फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मोर एपिसोड्स कमिंग अप ऑन द देशभक्त।